नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सर्व ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संस्कृत भाषा से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट होता है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। संस्कृत भाषा से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों में हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, पहला प्रश्न है सकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, अर्थात सवर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन दे रखे आपके सामने, अ दंता, ब मूर्धा, स तालु, द कंठ। तो दोस्तों, स का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो दोस्तों, स का उच्चारण क्या स्थान होगा? ऑप्शन ए अर्थात अ दंता। ठीक है दोस्तों, जैसे देखो इसकी क्या है सूत्र, इसकी व्याख्या है कि लृ तु लशानाम दंता, लृ वर्ण त थ द ध न ल स, इन वर्गों का उच्चारण स्थान क्या माना है दोस्तों? दंत माना है। अगला प्रश्न है संहिता का, ऑप्शन दे रखा है, अ अचो अंत्यादि टी, ब पर सनिकर संहिता, स इदुदे द्विवचनम, द सी सर्वनाम स्थानम। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है, संहिता को क्या कहा गया? ऑप्शन ब पर सनिकर संहिता, अर्थात वर्णों की अतिशय सन्निग्धता, मतलब कि वर्ण जब आपस में अत्यधिक मिल जाते हैं तो वहाँ पे क्या होती है? संहिता होती है। दोस्तों, इसकी व्याख्या अगर देखें तो यह है कि वर्णानाम अतिशय सन्निधि संहिता संज्ञा सात, अर्थात संहिता का दूसरा नाम क्या माना है? संधि। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो सूत्र हैं ये क्या है? संधि विधायक सूत्र है आपका। कौन सा है? संधि विधायक सूत्र। अगला प्रश्न है मनीषा इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति, मनीषा शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन दे रखा, ए मनस धन ईशा, ब मनस्य धन ईशा, स मनस धन ईशा, द मन धन ईशा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है आपको बताना है कमेंट के द्वारा। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन अ मनस धन ईशा, मनीषा शब्द का संधि विच्छेद है। दोस्तों, ये किसका है? पररूप संधि का अपवाद है। पररूप संधि जिसे हम दीर्घ संधि कहते हैं, दीर्घ संधि का अपवाद माना जाता है, यह पररूप संधि में गिना जाता है। अगला प्रश्न है अनंतरा हलो भवंती, अनंतरा हल किसे कहते हैं? यह क्या होता है? ऑप्शन दे रखा, अ विसर्ग संज्ञा, ब संयोग संज्ञा, स पद संज्ञा, द संहिता संज्ञा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ब संयोग संज्ञा। दोस्तों, इसका एक सूत्र है, इसका सूत्र क्या है? हलो अंतरा संयोग, ये इसका सूत्र है। अर्थात हल वर्ण अंतरा मतलब कि मध्य में, हल वर्ण अगर किसी पद में आ जाए तो वहाँ पे संयोग संज्ञा होती है। ठीक है दोस्तों, अब वो शब्द मध्य में कैसे आता है? जैसे शब्द है इंद्र लिखा हमने, अब दोस्तों इस इंद्र का वर्ण विच्छेद करोगे तो ई, न, द, र और विसर्ग, अ के बाद में विसर्ग। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो ये न, द और र, यहाँ पे तीन वर्ण व्यंजन वर्ण एक साथ आए, अर्थात हल वर्ण एक साथ आए। तो यहाँ पे इस पद में अर्थात इस शब्द में क्या हुआ दोस्तों? संयोग हुआ। ये इसी कारण से यहाँ पे क्या होगी? संयोग संज्ञा। तो हलो अंतरा यहाँ पे क्या है? इसका सूत्र है हलो अंतरा, जहाँ पे संयोग होता है। अगला प्रश्न है अर्थांतर न्यासस्य कति भेदा। दोस्तों, यहाँ पे अर्थांतर न्यास क्या है? एक अलंकार है, अलंकार। ठीक है, जिसके कितने भेद हैं? ऑप्शन दे रखा, अ अष्ट, ब सप्त, स चत्वार, द षष्ठ। तो दोस्तों, अर्थांतर न्यास के कितने भेद माने हैं? अष्ट, 8 भेद माने हैं।
दोस्तों इसका सूत्र है लक्षण, अर्थांतर न्यास का लक्षण है सामान्यम व विशेषो व तदन्येन समर्थते यत्र सो अर्थांतर न्यास साधर्मेण अंतरेण व। अर्थात जहाँ सामान्य बात को विशेष रूप से प्रकट की जाए वहाँ पे अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। कौन सा होता है दोस्तों? अर्थांतर न्यास। जहाँ पे क्या होता है, कुछ छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाए, कोई सामान्य बात को विशेष रूप में कहना, वो क्या होगा? अर्थांतर न्यास अलंकार होगा। अगला प्रश्न होगा अच कथ्यते, अच कथ्यन्ते, अच किसे कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन दे रखा अ उपमानीया, ब व्यंजनानी, स जीवामूलिया, द स्वरा। तो दोस्तों अच किसे कहते हैं? अच दोस्तों क्या कहते हैं? ऑप्शन द स्वरों को क्या कहते हैं? अच कहा गया है। अच दोस्तों कितने होते हैं? अच होते दोस्तों 9। कितने माने हैं अचों की संख्या? 9। इन्हीं अचों को क्या कहा गया? स्वर कहा गया। जिसमें दोस्तों देखना ये लरी है, तो इसमें ये 5 जो है इसे क्या कहते हैं? मूल स्वर, मूल स्वर। और ये 4 जो है इसे कहते हैं संयुक्त स्वर। तो दोस्तों एग्जाम में इस तरह का प्रश्न बन सकता है अच कथ्यन्ते या स्वरा भवन्ति, स्वर होते हैं। तो दोस्तों स्वरा भवन्ति पूछे तो नवः, क्या होगा? नवः। अगला प्रश्न है लौकिक छंद कति विधम, लौकिक छंद कितने होते हैं? ऑप्शन अ 2, ऑप्शन ब 3, ऑप्शन स 4, ऑप्शन द 5। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन अ। लौकिक छंद कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है मात्रिक, मात्रिक, दूसरा होता है वर्णिक। दोस्तों वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है और मात्रिक में मात्राओं की। इसी मात्रिक छंद को क्या कहा जाता है? जाति छंद। और वर्णिक छंद को क्या कहा गया? व्रति छंद। और छंद के कितने भेद पूछे गए? छंद के, तो छंद के 2 भागों में बांटा है, एक तो वैदिक, दूसरा लौकिक। वैदिक छंद मुख्य रूप से 7 माने हैं और लौकिक छंदों को 3 भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में, मात्रिक और वर्णिक। उन मात्रिक और वर्णिक को भी 3 पार्ट होते हैं, सम छंद, विषम छंद और अर्ध सम छंद। अगला प्रश्न है हमारा प्र प्लस एजते क संधि अस्ति, प्र धन एजते में कौन सी संधि है? ऑप्शन दे रखा अ आयादी, ब पररूप संधि, स पूर्व रूप संधि, द गुण। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सी संधि होगी? पररूप संधि। प्रधन एजते का संधि है पररूप संधि। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानम पूरित्वा सुक्ति संयोजत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर एक सुक्ति का संयोजन करना है, पूर्ण रूप, अर्थात ये जो वाक्य दे रखा है इसको पूर्ण बनाना है। यस्मिन देश न सम्मानो न प्रति न च, तो यहाँ पे रिक्त स्थान है, इसमें आपको ऑप्शन में देख के बताना है अ बांधवा, ब मानवा, स लोपिन, द श्रेष्ठ। तो कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन अ बांधवा। क्या होगा दोस्तों? बांधवा। अगला प्रश्न है माहेश्वर सूत्रेण के वर्णा इत्संज्ञिका, माहेश्वर सूत्रों में कौन से वर्ण जो होते हैं जो इत्संज्ञक कहलाते हैं? ऑप्शन ए सर्वे, ऑप्शन ब अंत्या, ऑप्शन स आधा, ऑप्शन द न कोपी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ब अंत्या। अर्थात माहेश्वर सूत्रों में माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी मानी है? 14, अर्थात चतुर्दश। इन चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम वर्ण होता है जैसे अ ई उ ण, तो दोस्तों ये ण जो अंतिम वर्ण है इसकी क्या होती है? इत संज्ञा। तो इस कारण से अंतिम जो वर्ण होते हैं वो क्या होता है? इत संज्ञक वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है अत इत्यस्य कति भेदा गृह्यते,
अत के कितने वेद माने गए हैं? ऑप्शन ए अर्थात अ 12, ऑप्शन ब 18, ऑप्शन स 60, ऑप्शन द 63। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन स 60 अत पूछा दोस्तों। याद रखना यहाँ पे अगर अ होता ओनली तो यहाँ पे इसके वेद मानते 18, लेकिन इसमें साथ में त वर्ण जोड़ दिया, इस कारण से इसके वेद पर्टिकुलर अ वर्ण के ही माने हैं, न कि अ का दीर्घ माना है, न कि अ का प्लुप्त माना है। अगर इन तीनों को साथ में मानते तो 6 वर्ण 6 वेद होके 18 वेद होते अ वर्ण के, लेकिन इसमें पर्टिकुलर त शब्द जुड़ जाने से ओनली अर्थात शेष अ शब्द का ही माना है। इस कारण से अ के कितने वेद हुए? 60। एक सूत्र है तपर तत्कालस्य कालस्य। इस सूत्र के अनुसार अगर अ वर्ण के बाद में त वर्ग जुड़ जाए अर्थात त वर्ण जुड़ जाए तो वहाँ पे शेष अ वर्ण के ही वेद माने जाते हैं, अन्यों के नहीं। अर्थात अ का दीर्घ रूप होता है और प्लुप्त रूप भी होता है। इस कारण से इसका 6 करके 18 वेद हुए, 6 + 6 + 6 = 18, लेकिन त शब्द जुड़ जाने से इसके 6 वेद ही माने। इसलिए अगर एग्जाम में पूछे अत इत्यस्य कति वेदा तो 60, और त नहीं पूछे तो क्या होगा? 18। अगला प्रश्न है जिसे देखो अ के कितने वेद माने? 18 वेद। अगला प्रश्न है घनश्याम पदे समास अस्ति। घनश्याम पद में समास होगा। आपके सामने ऑप्शन है अ कर्मधारय, स तत्पुरुष, और यहाँ पे ब हो सकता है, और यहाँ पे स। तो स में द्वंद्व, द में अविभाव। तो यहाँ पे घनश्याम में ऑप्शन अ कर्मधारय समास माना। इसका समास विग्रह होगा घनः इव श्याम। यहाँ पे दोस्तों बादलों को शाम के समान माना है ना। इस कारण से यहाँ पे उपमा दी गई है। तो यहाँ पे एक सूत्र चलता उपमाने सामान्य वचनानि, उपमाने सामान्य वचनानि, अर्थात उपमानवाचक शब्दों के साथ में किसी शब्द की उपमा दी जाती हैं तो वहाँ पे उपमान शब्द के साथ में इव शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इसका समास विग्रह हो जाता है। जैसे पुरुष व्याघ्र शब्द है, पुरुष व्याघ्र, पुरुष को एक व्याघ्र के समान बताया है, उसकी उपमा दी गई है। तो यहाँ पे क्या होगा? पुरुष व्याघ्र इव। इसका समास विग्रह क्या हुआ? पुरुष व्याघ्र एव। यहाँ पे कौन सा हुआ? कर्मधारय समास, या इसको कह सकते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है हमारा सभा पंडित शब्दस्य विग्रह शुद्ध अस्ति। सभा पंडित शब्द का समास विग्रह होगा। ऑप्शन दे रखा अ सभाम पंडित, ब सभाया पंडित, ऑप्शन स सभायाम पंडित, ऑप्शन द सभाए पंडित। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सभायाम पंडित, ऑप्शन स सभा में पंडित। अगला प्रश्न है पूरा शब्द से विलोम पदानी। पूरा शब्द का विलोम पद हैं। ऑप्शन अ अधुना, ब पूर्णम, स प्राचीन, द पवित्रम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन अ अधुना। पूरा का विलोम शब्द क्या होगा? अधुना। अगला प्रश्न है श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र आसीत अत्र विशेषणम अस्ति। श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र आसीत, इस वाक्य में जो विशेषण पद हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन में अ श्रवण कुमार, ब पुत्र, स आज्ञाकारी, द आशित। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर माना है वो है आज्ञाकारी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? आज्ञाकारी क्या है? विशेषण है। पुत्र का विशेषण क्या है? आज्ञाकारी।
इस कारण से यहाँ पे विशेषण शब्द क्या हुआ, आज्ञाकारी। अगला प्रश्न, धृत्वा इत्यत्र क प्रत्यय प्रयुक्त है। धृत्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है अ कत, ब कत्वतु, स सान च, द कत्वा। तो यहाँ पे ऑप्शन स होगा या ब होगा या अ होगा या कत्वा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है कत्वा, ऑप्शन सही होगा। और इस प्रत्यय की पहचान शब्द कि जिस शब्द के पीछे त्वा शब्द जुड़ा हुआ वहां पे कत्वा प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न है, तीर्थ यात्राये इत्यस्य का विभक्ति। तीर्थ यात्राये शब्द में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन दे रखा अ षष्ठी, ब पंचमी, स चतुर्थी, द तृतीया। तो दोस्तों यहाँ पे तीर्थ यात्रा शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? ऑप्शन स चतुर्थी। दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि जिस भी शब्द पुल्लिंगवाचक शब्दों में जिसमें राम शब्द को छोड़कर शेष सभी शब्दों में क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति में आई की मात्रा होगी या ए की मात्रा होगी। ठीक है दोस्तों, तो वो अधिकतर जो शब्द होगा वो चतुर्थी का एक वचन होगा। अगला प्रश्न है, अपालयत इत्यत्र लकार अस्ति। अपालयत में दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है अ लोट लकार, ब लुंग लकार, स लट लकार, द लंग लकार। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन द लंग लकार। कैसे पता करना है दोस्तों? कि जिस भी धातु के पीछे आगे अ हो वहाँ पे क्या होगा, अधिकतर लंग लकार होगा। अगला प्रश्न है, काव्येषु नाट्यम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला अस्मिन् पद्ये अव्ययम वर्तते। अर्थात इस पद्य में अवयव शब्द हैं। ऑप्शन ए अर्थात अ नाटकम, ऑप्शन ब तत्र, ऑप्शन स रम्यम, ऑप्शन द रम्या। तो दोस्तों अवयव पद कौन सा होगा? ऑप्शन ब तत्र। अगला प्रश्न है, स्त्री शब्दस्य द्वितीया द्विवचनस्य इदम रूपम खलु। स्त्री शब्द का द्वितीया विभक्ति का द्विवचन यहाँ रूप होगा। ऑप्शन अ स्त्री, ऑप्शन ब स्त्रेयः, ऑप्शन स स्त्रिया, ऑप्शन द स्त्रियो। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन द स्त्रियो, जो है स्त्री शब्द का द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है। अगला प्रश्न है, अद्योलिखित वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुतः। अहम ग्रामम गच्छामि। ऑप्शन ए मया ग्रामः गम्येत, ऑप्शन बी मया ग्रामम गम्यते, ऑप्शन सी मया ग्रामे गम्यते, ऑप्शन डी मया ग्रामम गच्छामि। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? मया ग्रामम गम्यते, मेरे द्वारा गांव को जाता है। अगला प्रश्न है, वाक्य इदम संशोधित बाला दुग्धम पिबामि। ऑप्शन ए बाला दुग्धानि पिबन्ति, ऑप्शन बी बाला दुग्धम पिबति, ऑप्शन सी बाला दुग्धम पिबन्ति, ऑप्शन डी बाला दुग्धा पिबन्ति। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी बाला दुग्धम पिबन्ति। दोस्तों याद रखना कि यहाँ पे कर्ता प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, इस कारण क्रिया भी कर्ता के अनुसार बहुवचन में लगेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? पिबन्ति। ये अन्य पुरुष है अर्थात प्रथम पुरुष है, तो यहाँ पे पिबन्ति आएगा। तो बाला दुग्धम पिबन्ति, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विधिरस्ति। प्राचीनतम विधि है अभिक्रमितानुदेशनम। ऑप्शन ब भंडारकर विधि, ऑप्शन स पाठ्यपुस्तक विधि, ऑप्शन द दल शिक्षण विधि। तो दोस्तों प्राचीन विधि जो मानी इनमें से तो ऑप्शन ब भंडारकर विधि को प्राचीनतम विधि मानी। और अगर दोस्तों यहाँ पे पाठशाला होती, पाठशाला, तो दोस्तों पाठशाला को प्राचीनतम विधि माना भंडारकर विधि से पहले।
व्याकरण शिक्षणस्य नूतन विधि अस्ति। व्याकरण शिक्षण की नई विधि है। ऑप्शन अ समवाय विधि, ऑप्शन ब पाठ्यपुस्तक विधि, ऑप्शन स आगमन निगमन विधि, ऑप्शन द सर्वे अपि। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन द सर्वे अपि। अगला प्रश्न है शब्दान वाक्यानि वा श्रुत्वा लेखनम किम उच्यते। शब्दों को वाक्यों को सुनकर लिखना क्या कहलाता है। ऑप्शन अ कविता, ऑप्शन ब प्रतिलेख, ऑप्शन स श्रुतलेख, ऑप्शन द अनुलेख। तो दोस्तों क्या होगा, सुनकर लिखना अर्थात श्रुतलेख, ऑप्शन स। अगला प्रश्न है संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यम अस्ति। संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य क्या है। ज्ञानात्मकम, रचनात्मकम, सृजनात्मकम या सर्वेपि। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर माना है सर्वेपि। संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ज्ञानात्मक ज्ञान का विकास करना है, रचनात्मक मतलब कि रचनाओं का भी विकास करना, और सृजनात्मक मतलब कि सृजनशील भी होना। अगला प्रश्न है व्याकरण शिक्षणस्य प्राचीनतम विधि अस्ति। व्याकरण शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। ऑप्शन अ संसर्ग विधि, ऑप्शन ब व्याख्या विधि, ऑप्शन स वाद विवाद विधि, ऑप्शन द एते सर्वे। तो व्याकरण शिक्षण की प्राचीनतम विधि मानी है एतत् सर्वे। ये सारी जो विधियां हैं व्याकरण शिक्षण की प्राचीनतम विधियां हैं। अगला प्रश्न है प्रस्तावनाया का छात्रान पाठम प्रति आकर्षति। तो ऑप्शन अ प्रस्तावना विधि, ऑप्शन ब विधि, ऑप्शन स कथा विधि, ऑप्शन द रोचकता। मतलब कि प्रस्तावनाओं का छात्र के पाठ को प्रति में क्या होता है, तो उसमें रोचकता आ जाती है। तो ऑप्शन द सही है। अगला प्रश्न है श्रवण कौशल्यस्य प्रमुख साधनम अस्ति। अर्थात सुनने के कौशल को प्रमुख साधन माना है श्यामपट, गुरुमुखम, पुस्तकम, चित्रम। तो यहाँ पे क्या होगा, गुरुमुख को श्रवण कौशल का सबसे प्रमुख साधन माना है। अंतिम प्रश्न है चतुर्विध भाषा कौशलेषु द्वितीय कौशलम अस्ति। दूसरा कौशल। तो दोस्तों 4 कौशल होते हैं LSRW। इसको इस तरह से याद करना। L का मतलब होता है लिसन, S का स्पीच, R का राइट, R का होता है रीड और W का होता है राइट। अर्थात सबसे पहला है लिसन मतलब कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो यहाँ पे दूसरा क्या है आपका स्पीच मतलब कि संभाषण। ऑप्शन अ श्रवणम, ऑप्शन सी पठनम, ऑप्शन बी संभाषण, ऑप्शन डी लेखनम। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन बी संभाषणम जो है वो आपका दूसरा कौशल हुआ। दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारा जो लेटेस्ट अगली भी जो वीडियो है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। धन्यवाद।